देखिए, मंत्री सरकार नहीं है, मंत्री कांग्रेस नहीं है, विधायक कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस को देखता है संगठन, कांग्रेस को देखता है आलाकमान जो हमारे दूध के रूप में प्रभारी भेजता है। स्टैंड क्लियर रहना चाहिए। 5 ठो आदमी उधर बोलेगा, 5 ठो इधर बोलेगा, बीच का रास्ता एकदम 2 टूक हमारे जो प्रदेश नेतृत्व है उसको उसको ये कर। आप बताएं, आप इसको कैसे करिएगा? तो पहले बिहार में इसको लागू होना चाहिए, बिहार में लागू करा करके फिर यहाँ कराते हैं, उसके बाद सोचते हैं। लेकिन अभी जहाँ उत्पत्ति स्थल है वही नहीं हुआ है, तो यहाँ फिर अब नए सिरे से फिर झारखंड का मतलब ही नहीं रह गया ना। चंपाई सोरेन जी जब यहाँ थे तो समर्थन में बोलते थे, भाजपा में जाने के बाद तो सब कोई वो संघी वाला बोली ही बोलता है। कोई हृदय परिवर्तन नहीं, स्वार्थ की राजनीति है कि अपने हम भाई सीट ले ले, और कुछ बाहर के लोग जो बसे हैं जिसको हम बाहरी कहते हैं उनका समर्थन प्राप्त कर। बीजेपी को यहाँ का झारखंडी समर्थन उनको नहीं मिल रहा है, तो वो चाहते हैं कि जो बाहर से लोग बसे हैं उनका समर्थन मिले। तो आदिवासी 19 में भी और 24 में भी इंडिया गठबंधन को वोट दिया, तो ये लोग 10% वोट को का बिखराव चाहते हैं। तो 10% वोट का बिखराव करने के लिए ईसाई और सरना कर दिए। इनके कुछ तथाकथित समर्थक अब ये कहने पे लगे हुए हैं कि नहीं, अगर डिलिस्टिंग भी हो जाएगा, सीट अगर घट भी जाएगा तो हम जनरल सीट से लड़ सकते हैं। निशा उरांव जी ने ये बात अब उनके तथाकथित समर्थित लोग जो हैं, तो तुम लोग फिर सारा आरक्षण को लेने से इनकार कर दो ना। क्यों ले रहे हो फिर आरक्षण को? मत लो आरक्षण को। ये लड़ाई तो आरक्षण की ही है ना। जो भी आदिवासी समाज अपने आप को समाज से अलग रखा, जीवन के अंतिम समय में उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि हम सामूहिकता पे विश्वास करते हैं। आप जितनों टाटा बिरला हो जाइए, जितनों बड़े ब्यूरोक्रेट्स हो जाइए, लेकिन आना पड़ेगा तो आपको गांव का ही मसना में दफन होने के लिए। तो उस टाइम में गांव के लोग आपने गांव में क्या पार्टिसिपेट किया, समाज में आपका क्या योगदान, इस चीज़ को देखते हैं। डिलिस्टिंग कोई मुद्दा नहीं है। संविधान ने अधिकार दिया तब लोग हुए। कहाँ गया था आरएसएस संघ का लोग जब आदिवासी जंगल में रहते थे, जब वो साक्षर भी नहीं थे? कहाँ गए थे ये लोग? उस टाइम घुस जाते, गांव गांव घुस जाते। अब तो वोट के लिए ये लोग घुस रहे हैं, सेवा के लिए नहीं घुस रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने धर्मांतरित किया है, मैं भी धर्मांतरण का विरोध करता हूँ कि नहीं होना चाहिए, अगर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, लेकिन स्वेच्छा से अगर कोई अगर जाना चाह रहा है तो उसको आप नहीं रोक सकते हैं। झारखंड में जेटेट भाषा विवाद लगातार गहराता जा रहा है। विवाद को सुलझाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। पहले उसमें 5 मंत्री थे, फिर 7 मंत्री हुए, लेकिन यह विवाद सुलझने के बजाय और उलझता जा रहा है। जो सूत्रों से जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि जेटेट भाषा विवाद में 4 मंत्री जो है सो भोजपुरी, मगही, अंगिका जैसी भाषाओं का विरोध कर रहे हैं। साफ स्वर में उनका कहना है कि झारखंड राज्य का गठन झारखंड की अस्मिता, यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति की रक्षा के लिए किया गया था, तो भोजपुरी, मगही, अंगिका जैसी भाषाओं की इसमें जगह नहीं है। वहीं दूसरा पक्ष मानता है कि ये भाषाएं भी झारखंड की भाषा है। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक राजेश कच्छप हैं, विधायक दल के उपनेता भी हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं। दादा, भोजपुरी, मगही, अंगिका को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था वो अब भी खत्म नहीं हो पाया है। कमेटी बनी, लेकिन कमेटी भी एक मत नहीं हो पा रही है। आप इस विवाद को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी परेशानी है जेटेट भाषा विवाद में, ये जो जनजातीय भाषा हैं वो 9 जनजातीय भाषा हैं। बिहार से जब हम एक थे, बिहार में एक थे, तो इन्हीं भाषाओं को मान्यता प्राप्त था। अब जो है क्या कि मगही, भोजपुरी और अंगिका, इनकी उत्पत्ति अगर आप देखिएगा तो ज़्यादातर इस भाषा का प्रयोग बिहार में किया जाता है। अब जो मसला है क्या कि अब ये राज्य बनने के बाद में कुछ पलामू साइड के लोग, कुछ और जगह जो इस भाषा को बोलते हैं, या फिर जो बिहार से रांची, झारखंड में बसे हुए वे लोग, अब उनका कहना है कि चूंकि काफ़ी बड़े मात्रा में इन भाषाओं को भी बोला जाता है तो इन भाषाओं को भी वो दर्जा दिया जाए। अब सवाल ये है कि देखिए, सवाल एक बड़ा इसमें ये है कि हम जहाँ से चले थे, जहाँ हमारा जन्म हुआ है, जहाँ हमारी उत्पत्ति हुआ है, वही मान्यता नहीं है। मान लीजिए कि यहाँ पे वहाँ पे बिहार प्रदेश में
इस भाषा को उस श्रेणी में नहीं रखा गया है और आप यहाँ पे मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा कि जो हम जनजातीय भाषा को जो संरक्षण करने की जो हम बात कर रहे हैं वो विलुप्त हो जाएगा। तो इसको तो एक संरक्षण करने के लिए, चूंकि उस टाइम में बैकवर्ड लोग जो हैं, इस भाषा को एक ज़माने में बैकवर्ड भाषा में रखा जाता था कि यहाँ के जंगलों में, पहाड़ों के किनारे रहने वाले या जो है कि थोड़ा जिसको बोला जाता था कि भाई ये बैकवर्ड इलाका है, तो वहाँ इन भाषाओं को ज़्यादातर, इसमें ज़्यादातर बोलने वाले जो अभी 9 भाषाएं हैं उसमें आदिवासी हैं और इस प्रदेश, इस भूखंड में रहने वाले तमाम लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे एक बात हम करें कि नागपुरी जो है यहाँ का मोटा मोटी सर्वमान्य भाषा हो जाता है। नागपुरी में गाना भी रिलीज हो रहा है, नागपुरी में संथाल के लोग भी स्वीकार कर रहे हैं, कोल्हान के लोग भी स्वीकार कर रहे हैं। तो इस भाषा को, लेकिन भोजपुरी को देखा ये जा रहा है कि नहीं ये बिहार का भाषा है। मोटा मोटी यही मोटा मोटी लोग, और ठीक है कुछ जिलों में, कुछ पार्ट में जो सटा हुआ क्षेत्र है, क्योंकि उस सटा हुआ क्षेत्र जो है वहाँ शादी ब्याह भी ज़्यादातर आपको इस साइड से लोगों का नहीं होता है, उनकी शादी ब्याह भी जो होती है आपको बिहार प्रदेश से अब ज़्यादातर होता है। तो अब मसला ये है कि लोगों को लगता है कि नहीं भाई हम बिहार से अलग हुए तो फिर वहाँ का सब कुछ को हम क्यों लाए, ये एक मानसिकता जो हमको जो समझ में आ रहा है। और चूंकि ये क्षेत्रीय भाषा का मामला है, तो हमको क्षेत्रीय भाषा को प्रमोट करने की आवश्यकता है ताकि वो विलुप्त ना हो जाए। मामला लड़ाई यही है। अब जो है कि हम अपने क्षेत्र में मान लीजिए कि हम मुंडा बोलते हैं, मुंडा की अगर हम बात करें तो एक मुंडा है जिसको हम खाटी मुंडा बोलते हैं, लेकिन मुंडारी और कौन है, एक केरा मुंडा बोला जाता है, एक हो मुंडा बोला जाता है। तो केरा मुंडा और हो मुंडा आपको भाषा में नहीं है, एग्जाम में उसका क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसका सवाल आ रहा है आपको जो खाटी मुंडा है उस पे आ रहा है। तो उसी प्रकार से अगर जो है कि आप इस राज्य में हैं तो इस भाषा, यहाँ की जो बाकी जो भाषाएं हैं उनका प्रयोग करते हुए मुझे लगता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों को जाना चाहिए। दादा, आपने नागपुरी की बात की, वित्त मंत्री हैं राधा कृष्ण किशोर, आपके पार्टी से मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा कि नागपुरी, गढ़वा, पलामू जैसे इलाकों में तो पढ़ाई ही नहीं जाती। अगर आप भोजपुरी, अंगिका के बारे में ये बात करते हैं तो नागपुरी पे भी यही बात लागू होती है। तो क्यों ना बीच का रास्ता निकाला जाए और इन जिलों में हिंदी एक विकल्प के रूप में दिया जाए। क्या आप इनकी बातों से सहमत, इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, हिंदी तो हमारा राजकीय भाषा है, हिंदी हो गया हमारा राजकीय भाषा, अंग्रेजी हो गया हमारा इंटरनेशनल लैंग्वेज, दोनों हो गया। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा की बात कर रहा हूँ ना, क्षेत्रीय भाषा में शामिल करने की बात। नहीं, हिंदी को आप कैसे करिएगा, ये कोई मतलब नहीं हुआ, हिंदी को करने का कोई तुक नहीं है। हिंदी हमारा ऑलरेडी पूरे झारखंड प्रदेश में बोला जाता है। हिंदी में हमारी पढ़ाई लिखाई, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हिंदी में होती है। सीबीएसई की तमाम जो जैक बोर्ड है हिंदी में पढ़ाई हो रही है। तो उसमें उसको आप किस टाइप से, मतलब आप सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए, मुझे लगता है कि वो नंबर से कहीं पीछे ना हो जाए, इसीलिए ये बात को उन्होंने करने का प्रयास किया होगा या कहा होगा। लेकिन इस बात से मैं एकदम इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि, या मैं उसका समर्थन भी नहीं करता हूँ कि आप, हिंदी तो ऑलरेडी हमारी भाषा है, तो आप इसमें फिर इसको क्षेत्रीय भाषा में इसको सम्मिलित करना एक नंबर को लेकर के, तो आने वाले दिनों में और बहुत सारे विवाद होंगे। हाँ, और ज़्यादा इसका विवाद गहराता चला जाएगा। कारण क्या है कि इस प्रदेश में जैसे एक चीज़ है, कुछ दूर जाइएगा तो टोन आपका बदलता रहता है? कोरठा से मिलता जुलता पचपरगनिया है, बंगाली है, ठीक है, मान लीजिए कि मुंडा भी अलग अलग है, कुड़ुक भी अलग अलग है, नागपुरी में भी कई टाइप का है। नागपुरी में भी एक सदारी है, एक नागपुरी है, तो इस टाइप का है। तो यहाँ ये भाषा का मुझे लगता है कि इसीलिए इसको प्रमोट किया गया
कि यहाँ के जो जनजातीय समुदाय हैं वे उस लेवल तक अपनी बात को पहुँचा सके वो अपनी भाषा में, इसीलिए इस चीज़ को कराया गया। और भोजपुरी एक यूपी में भी बोला जाता है, भोजपुरी अगर देखिएगा तो यूपी का एक पार्ट में, फिर आपका जो है कि बिहार में तो पूरे बिहार में ही बोला जाता है। तो अब जो है कि अगर यहाँ भी मिला दीजिएगा तो फिर वो जो अलग जो चाह रहे हैं हम वो तो नहीं हो पाएगा ना। तो आप हिंदी में तो लिख सकते हैं, हिंदी में कहाँ मैं बोल रहा हूँ कि नहीं लिख, लेकिन वो हिंदी में आप क्षेत्रीय भाषा में उसको शामिल करके आपको, मुझे नहीं लगता है कि वो आपको करना, नहीं तो फिर कल के तारीख में लोग कोरठा को भी बोलेंगे कि भाई कोरठा को भी आप कराइए, तब फिर कहाँ जाइएगा। कांग्रेस से एकजुट क्यों नहीं हो पाती? हम लोग देखते हैं कि अगर जेएमएम कोटे से जितने मंत्री इस कमेटी में शामिल थे उनका एक स्टैंड था, भोजपुरी मगही अंगिका के लिए नो। लेकिन जब हम कांग्रेस में देखते हैं तो दीपिका पांडे सिंह या राधा कृष्ण किशोर अलग पक्ष में खड़े नजर आती हैं, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की को शामिल किया जाता है, वो अलग में शामिल किया जाता है, वो अलग स्टैंड उनका होता है। हमने कमेटी को लेकर भी विवाद देखा। तो कांग्रेस एक मंच पे क्यों नहीं आ पा रही है झारखंड कांग्रेस? देखिए 100 बात का एक बात है, स्टैंड लेना होगा हमारे आला कमान, हमारा शीर्ष नेतृत्व प्रदेश का। देखिए मंत्री सरकार नहीं है, मंत्री कांग्रेस नहीं है, विधायक कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस को देखता है संगठन, कांग्रेस को देखता है आला कमान जो हमारे दूत के रूप में प्रभारी भेजता है। स्टैंड क्लियर रहना चाहिए, एकदम स्टैंड क्लियर। 5 ठो आदमी उधर बोलेगा, 5 ठो इधर बोलेगा, बीच का रास्ता एकदम 2 टूक हमारे जो प्रदेश नेतृत्व है उसको ये कर। और इसमें जैसे अभी भाषा विवाद हो रहा है, तो भाषा विवाद हो रहा है तो अगर आप बताएं आप इसको कैसे करिएगा, तो पहले बिहार में इसको लागू होना चाहिए, बिहार में लागू करा करके फिर यहाँ कराते हैं, उसके बाद सोचते हैं। लेकिन अभी जहाँ उत्पत्ति स्थल है वहीं नहीं हुआ है, तो यहाँ फिर अब नए सिरे से फिर झारखंड का मतलब ही नहीं रह गया ना। यहाँ लोग झारखंड का प्रदेश का निर्माण क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि भाई यहाँ जो बैकवर्ड इलाका है, जनजातीय इलाका है, उन इलाकों का डेवलपमेंट हो सके, मुख्य धारा से लोग जुड़ सके, लोग अपनी योग्यता के अनुसार सरकार को भी अपना नौकरी वगैरह में योगदान दे सके, ये तमाम चीज़ें रहे होंगे, यहाँ का जीवन शैली थोड़ा उठ जाए। लेकिन अगर आप नौकरियों में रखेंगे तब तो मुझे लगता है कि एक नया विवाद फिर पूरा प्रदेश में हो जाएगा। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस पॉलिटिक्स जो है कि पूरे प्रदेश से जीत कर, तो हर प्रदेश का हर प्रमंडल का अपना अपना कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर के तहत लोग बोलने का प्रयास करता है, दबाव बनाने का प्रयास करता है। अब जिन पे दबाव बना रहा है, आप वो दबता है या अपनी बात को अपनी सफाई रखता है, ये वो जो सामने बैठा सुनने वाला आदमी पे डिपेंड करता है। दादा क्योंकि संगठन की बात हो रही है, राज्यसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। 2 दिन का वक्त मुख्यमंत्री की तरफ से मांगा गया था, लेकिन अभी तक कांग्रेस को लेकर बहुत चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही है। क्या आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? क्या सीएम हाउस से कोई स्पष्ट संकेत मिल पाया कि आप शीर्ष नेतृत्व तैयारी कर रहा है राज्यसभा चुनाव लड़ने की? देखिए कांग्रेस का हिस्सा तो बनता ही है, कांग्रेस को मुख्यमंत्री जी भी माने हुए हैं। हाँ रही बात चूँकि सीट 2 है, दावेदार अनेक हैं, मामला वहाँ फंसा। पहले टिकट का तो बंटवारा हो जाए, टिकट का बंटवारा हो जाएगा तो कांग्रेस जो सबको लेकर के चल सके पूरा इंडिया गठबंधन को, वैसे उम्मीदवार को कांग्रेस दे टिकट। नितिन नवीन आ रहे हैं राज्यसभा चुनाव के लिए, स्पेशली माना जा रहा है कि बीजेपी के में किस तरीके से ये सीट बीजेपी कोटों में जाए। बीजेपी को में लगातार इस चीज़ को लेकर मंथन चल रहा है, लेकिन महागठबंधन में अभी भी संशय बरकरार है। तो कहीं नहीं लगता कि राजनीति में आप लोग पीछे चले जाएंगे? नहीं, उसको उस रूप से नहीं देखेंगे। देखिए लोकतंत्र है, प्रजातंत्र में हर किसी को दावा पेश करने का अधिकार है। तो दावा अगर बीजेपी ने पेश किया है तो आंकड़ा पे बात करेगा। लेकिन इस राज्य का एक चीज़ है कि यहाँ पे निर्दलीय भी कई एक बार चुनाव जीत करके गए हैं, इसीलिए लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो नितिन नवीन भी एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे होंगे जो भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आंकड़ों के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो आंकड़े तो उनके पास नहीं है। इसका मतलब है कि हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा मिल सकता है। ये तमाम चीज़ें अटकलें हैं। तो अब किसी को मान लीजिए कि आजसू पार्टी ही लड़ना चाहे
तो आप उसको रोक थोड़ी सकते हैं। तो सबका अपना अपना, हाँ, जीत का आंकड़ा हमारे पास में है। बहुमत आपके पास में है, लेकिन लगता है क्या सेफ जोन के लिए जयराम महतो जैसे जो इंडिविजुअल विधायक हैं उनसे भी पार्टी को संपर्क करना चाहिए, अभी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करनी चाहिए? देखिए, एक चीज़ हम आपको बता दें, बीजेपी मतलब जो है ना, बीजेपी का मतलब है मानसिकता झारखंड में जो बना है कि वे बाहरी पॉलिसियों को थोपने का झारखंड प्रदेश में देखा जा रहा है कि बाहर की जो पॉलिसीज है, बाहर का जो सोच है, मतलब इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि बीजेपी मतलब लगता है कि नहीं, वो झारखंड के लिए अलग से वो विचार नहीं करती है। वो सोचती है बीजेपी मतलब कि जैसे अभी बंगाल का चुनाव हुआ, अब पता नहीं क्या कारण ऐसे होता है और क्यों होता है, ज़्यादातर जो बाहर से लोग जो बसे हैं पूरा बीजेपी को समर्थन दिए, यूपी बिहार वगैरह वगैरह। लेकिन जो बांग्ला मानुष का नारा जो था, वो बंगाल के लोग वो अपना बंगला वो टीएमसी और बाकी लोगों के साथ रहे। जयराम महतो में एक चीज़ है कि वो झारखंडियत का एक बोध होता है, झारखंडियत के बारे में बोलते हैं तो सोच भी होनी चाहिए झारखंड। तो हम भी संपर्क में हैं तमाम विधायकों के साथ में, निर्दलीय हैं उनके साथ भी हैं, दूसरे राजनीतिक पार्टी के जहाँ पे हमारी संभावना बन रही है जो वैचारिक रूप से हमको मदद कर सके, हम भी बात कर रहे हैं। लेकिन हम अपने जो इंडिया अलायंस है, सरकार के जो पार्ट है, हम उस पर भी बात कर रहे हैं। हम सेफ जोन में ही खेलेंगे और सीट को निकालेंगे। दादा, डिलिस्टिंग पे बात कर लेते हैं। आप लोगों ने डिलिस्टिंग को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद चंपई सोरेन कभी आप लोगों के साथ रहे थे गठबंधन में, अब चंपई सोरेन ने चर्च को लेकर एक बड़ा बयान दिया जिस पे काफ़ी विवाद हुआ। उन्होंने कहा चर्चों की संख्या जिस तरीके से बढ़ी है झारखंड में वो डराने वाली है। आप इस विवाद को सरना सनातन, सरना ईसाई या सरना किस पूरे विवाद को किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है झारखंड को एक अलग दिशा में डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है? बीजेपी के द्वारा अलग दिशा में डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बीजेपी शुरू से ही वो चाहती थी कि झारखंड नाम ना रहे, ये बनवासी रहे, बनांचल रहे। यहाँ के आदिवासी हैं, आदिवासियों के साथ जो मूलवासी हैं उनको ये बनवासी का संज्ञा देने का प्रयास। अगर बनवासी का संज्ञा अगर देता है तो घुमांतु प्राणी, कहने का मतलब है ये एक जगह, क्योंकि सही बात है। देखिए, पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में मुगल आए, अंग्रेज आए, कई शासन, अगर 11वीं सदी में हम जब मोहम्मद गौरी से हम अगर बात करें, मोहम्मद गजनी से हम बात करें 8वीं सदी से, तो आप देखेंगे कि कई एक विद्रोह, कई एक युद्ध हुए। धीरे धीरे अगर हम 19वीं सदी तक अगर हम आएंगे तो ये जो इतने बीच की जो सदी रही, उसमें आप देखेंगे कि तमाम देसी रियायतों ने संधि किया, तमाम देसी रियायतों ने संधि किया। अंग्रेजों के साथ में भी हुआ तो यहाँ के जो देसी रियायत थे उन्होंने भी संधि किया। लेकिन आपको एकाध जगह मिलता है क्या कहीं पे कि आप यहाँ के आदिवासियों ने संधि किया है? आप इतिहास के पन्ने को पलट लीजिए, उन्होंने विद्रोह किया है, आक्रमण किया है, लोगों को भगाया है। हाँ, निश्चित तौर से, लेकिन एक शब्द जो प्रयोग होता है आदिवासियों में, दिक्कू शब्द का, तो दिक को बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसीलिए कालांतर में, चूंकि उस टाइम में वस्तु विनिमय प्रणाली रहा होगा, तो उस टाइम में जब सर्वे नहीं रहा होगा, तो मेहनतकश लोग थे, अपने जीवन अपने तरीका से जीने वाले लोग थे, तब फिर ये आपको रोहतासगढ़ से या कई एक जगह से धीरे धीरे करके वो पीछे हटते चले गए और जंगलों में चलते चले गए। लेकिन आज की परिस्थिति डेमोक्रेसी में तो ये इस चीज़ को नहीं हो सकता है ना। डेमोक्रेसी में तो सबका जगह जमीन लिखा चुका है। आप यहाँ से जाएंगे तो वो तो फिर वो तो बीजेपी के अनुसार वो तब तो फिर वो घुसपैठ हो जाएंगे ना। तो रही बात चंपाई सोरेन की, जो डिलिस्टिंग की बात करता है, चंपाई सोरेन जी जब यहाँ थे तो समर्थन में बोलते थे, भाजपा में जाने के बाद तो सब कोई वो संघी वाला बोली ही बोलता है। कोई हृदय परिवर्तन नहीं, स्वार्थ की राजनीति है।
कि अपने हम भाई सीट ले ले, और कुछ बाहर के लोग जो बसे हैं, जिसको हम बाहरी कहते हैं, उनका समर्थन प्राप्त कर। अब बीजेपी को यहाँ का झारखंडी समर्थन उनको नहीं मिल रहा है, तो वो चाहते हैं कि जो बाहर से लोग बसे हैं उनका समर्थन मिले। तो ये लोग अब नया खेल खेलते हैं कि भाई थोड़ा वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए आदिवासी 14 में भी, 19 में भी, नहीं सॉरी 19 में भी और 24 में भी इंडिया गठबंधन को वोट दिया। तो ये लोग 10% वोट को का बिखराव चाहते हैं। तो 10% वोट का बिखराव करने के लिए ईसाई और आपका सरना कर दिए। अब इसमें सबसे मज़ेदार बात क्या है कि इनके कुछ तथाकथित समर्थक अब ये कहने पे लगे हुए हैं कि नहीं, अगर डिलिस्टिंग भी हो जाएगा, सीट अगर घट भी जाएगा तो हम जनरल सीट से लड़ सकते हैं। निशा उरांव जी ने ये बात की। अब उनके तथाकथित समर्थित लोग जो हैं, कब ये कह रहे हैं कि जनरल सीट से, तो तुम लोग फिर सारा आरक्षण को लेने से इनकार कर दो ना। क्यों ले रहे हो फिर आरक्षण को? मत लो आरक्षण को। ये लड़ाई तो आरक्षण की है ना, ये आरक्षण की लड़ाई है। दूसरा चीज़ है कि जो भी आदिवासी समाज अपने आप को समाज से अलग रखा, जीवन के अंतिम समय में उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि हम सामूहिकता पे विश्वास करते हैं। आप जितनों टाटा बिरला हो जाइए, जितनों बड़े ब्यूरोक्रेट्स हो जाइए, लेकिन आना पड़ेगा तो आपको गांव का ही मसना में दफन होने के लिए। तो उस टाइम में गांव के लोग आपने गांव में क्या पार्टिसिपेट किया, समाज में आपका क्या योगदान, इस चीज़ को देखते हैं। इसीलिए इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। डिलिस्टिंग से नुकसान क्या है मैं बता दे रहा हूँ कि ऐसे भी अगर परिसीमन होगा तो आप बड़ी मार्केट में मीडिया उडिया के माध्यम से रिपोर्ट में जो आ रहा है कि भाई आप 21-22 के आसपास में आएंगे विधानसभा, और लोकसभा जो है वो 5 है, तो आप करीब 3 के आसपास में आएंगे, पहले से चल रहा है। अब 14% अगर आप ईसाई मिशनरियों को अगर आप हटा दीजिएगा, फिर उसमें से आप घटा लीजिए, मतलब कि फिर 1 या 2 सांसद ही आपके बनेंगे, मतलब रिजर्व सीट में। और उसके बाद में है क्या, विधानसभा में वही 15 से 16 विधायक ही आपका बन पाएंगे। तो ये भाजपा की चाटुकारिता करने वाले लोग तो यही चाह रहे हैं। वो तो अपना पेट का, अपना पॉकेट को देखना चाह रहे हैं कि फंडिंग कर रहा है आरएसएस, भाजपा के लोग उनको, लेकिन वो समाज के बारे कभी नहीं सोच रहे हैं। तो समाज, हर चीज़ से ऊपर उठ करके आपको समाज के बारे सोचना पड़ेगा। डिलिस्टिंग कोई मुद्दा नहीं है। संविधान ने अधिकार दिया तब लोग हुए, और आज के तारीख में देखिए इस बात से कहाँ गया था आरएसएस संघ का लोग, जब आदिवासी जंगल में रहते थे, जब वो साक्षर भी नहीं थे, कहाँ गए थे ये लोग? उस टाइम घुस जाते, गांव-गांव घुस जाते। अब तो वोट के लिए ये लोग घुस रहे हैं, सेवा के लिए नहीं घुस रहे हैं। और ईसाई मिशनरी को आप, ठीक है, कुछ लोगों ने धर्मांतरित किया है, मैं भी धर्मांतरण का विरोध करता हूँ कि नहीं होना चाहिए, अगर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, लेकिन स्वेच्छा से अगर कोई अगर जाना चाह रहा है तो उसको आप नहीं रोक सकते हैं। लेकिन अगर जो है धर्मांतरित संविधान के आधार से अगर लोग हो रहे हैं, स्वेच्छा से हो रहा है, तो आप उसको क्या करिए? तब तो संविधान को ही आपको बदलना पड़ेगा। और नो डाउट मैंने फिर कहा कि मैं धर्मांतरण का विरोधी हूँ कि नहीं होना चाहिए, लेकिन स्वेच्छा से हो रहे हैं वहाँ, तो आप संविधान के आधार से हो रहे हैं, कानून के आधार से हो रहा है, तो आप वहाँ पे क्या करिएगा? तो आपको चाहिए क्या कि अगर ये भाजपा के लोग इतना ही डिलिस्ट का समर्थन कर रहे हैं, तो जो अगर उस प्रकार से, तो एफआईआर करिए, कानून में दर्ज है वो, आप एफआईआर करिए, थाना में जाइए और उनके अगेंस्ट में एफआईआर करिए कि कौन जबरदस्ती धर्मांतरित करवा रहा है। ये काम उनको करना नहीं है, उनको राजनीति करना है। और संघ के लोग कितना दूर जंगल में सेवा किया है आज तक, बता दें आदिवासियों का। चर्च तो घुस करके अंग्रेजी सिखाया, हिंदी सिखाया, बोलने सिखाया। मैं अपनी बात करूं, मेरे जो दादाजी की जो बहन थी, मरने तक वो दूसरा भाषा मुंडारी के अलावा नहीं बोल पाई। आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो अपनी भाषा कुड़ुक ही बोलेंगे, नागपुरी ही बोलेंगे, नहीं तो हो ही बोलेंगे, नहीं तो मुंडा ही बोलेंगे, दूसरी भाषा को नहीं जानते हैं। तो संघ वैसे जगह में क्यों नहीं घुसता है, क्यों नहीं सिखाता है? तो संघ सब बना बनाया है। तो वहाँ पे वो जिस प्रकार से इन लोगों ने मस्जिद मदरसा की ज़मीन पे नज़र डाला,
उसी प्रकार से एक विवाद करा करके ये लोग आदिवासी का आरक्षण को ही समाप्त करना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग डिलिस्ट कर रहा है। अगर आपको कहीं भी अगर जोर जबरदस्ती प्रलोभन से अगर कहीं पे अगर किसी को धर्मांतरित किया जा रहा है तो कानून है, कानून पे विश्वास करिए, उसके अगेंस्ट आप कंप्लेन करिए, सरकार कानून उस पर कार्रवाई करेगी। तो इसमें डिलिस्ट और ये का कहीं मामला ही नहीं है। आप मतलब कि जो है 28 सीट है उसको घटा करके आप इसको 15-16 सीट करना चाह रहे हैं, यही है आपकी मंशा। आपके जो लोकसभा में जो 5 सीट है उसको आप 1 या 2 में, तो जो भाजपा का जो चाटुकारिता कर रहा है उसके बारे में कहना, जितना भैंस के आगे बीन बजाइएगा कोई मतलब नहीं है। कभी रूढ़िवादी की बात करेंगे ये लोग, कभी देखिए मैं राजेश कच्छप, मेरे संतान जो होंगे वो कच्छप ही लिखेंगे, उसका जात चेंज नहीं होगा। अगर वो मैं मुर्गी पूजा करता हूँ, अगर मेरे खानदान अगर मुर्गी पूजा अगर नहीं करते, मेरे बेटा बेटी लोग अगर नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ऐसे थोड़ी कि वो आदिवासी नहीं है। हाँ, लेकिन जो रूढ़िवादी व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को जिंदा इसीलिए रखना जरूरी है कि वो तभी आदिवासियत जिंदा भी रहेगा। चंपई सोरेन कहते हैं कि उन्होंने जब मुख्यमंत्री रहते हुए जनजातीय भाषाओं को पढ़ाने के लिए स्कूलों में व्यवस्था की थी, लेकिन वो मुख्यमंत्री पद से जब हटे इसके बाद कोई भी इस दिशा में काम नहीं की गई। उनका आरोप है कि अगर आदिवासी पढ़ लेंगे, अपनी संस्कृति अपनी भाषा को समझ लेंगे तो इनकी राजनीति नहीं चलेगी, ईसाईकरण नहीं चलेगा, इसलिए जनजातीय भाषाओं को प्रमोट ही नहीं करना चाहते। कौन नहीं चाहता है? क्या यहाँ का ईसाई समुदाय जो आदिवासी से जो शरणार्थी ईसाई हुआ है वो मुंडा नहीं बोलता है का? नागपुरी नहीं बोलता है का? वो कौन भाषा बोलता है? फ्रेंच बोलता है क्या? कि कौन सा भाषा बोलता है? क्या बेतुकी बातें कर रहे हैं। मतलब आप मेहनत से तो लिए नहीं न थे, दिया गया था, तो अब कुछ भी बोलिएगा तो उसमें क्या कहना है। आज की तारीख में चंपाई दा फ्रस्ट्रेशन में इस बात को बोलते हैं, चंपाई दा बेटा का मोह में इस बात को बोलते हैं। चंपाई दा बीजेपी के नज़दीक रहने के लिए, बीजेपी में आज कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तमाम लोगों को 5-6 मुख्यमंत्री है, अर्जुन मुंडा जी हैं, बाबूलाल जी हैं, चंपाई सोरेन जी हैं, आपका फिर रघुवर दास जी हैं, आपको मधु कोड़ा जी हैं। किसी का एक दूसरे से पट रहा है का? इन लोग का बन रहा है का? अपनी राग अपनी डफली कर रहा है कि भाई उनको बीजेपी पार्टी कुछ आयान बयान देते रहे ताकि उसको पार्टी पूछता रहे। उन लोग से तो ज़्यादा बयानी जो है कि बीजेपी का जो समर्थक जो है कि जो समाज सेवक बने हुए हैं 2-4-5 जन, आप रांची और झारखंड में देख रहे हैं, वो लोग पॉपुलर बयान दे रहा है, वो लोग ज़्यादा बयान दे रहा है। तो अपने आप को बचाने का एक सशक्त इन लोगों का रास्ता है और बाकी कुछ नहीं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।